दोस्तों नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल स्टार एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं नानो गढ़वाल आपके सामने फिर हाजिर हूँ। कल मैंने आपको प्रकाश और ध्वनि के जो गत वर्ष में जो रीड के क्वेश्चन आए थे, रीड और जो हमारे आर्टेड और 4 जो पेपर हुए थे उनमें जो क्वेश्चन है मैंने आपको वो सारे क्वेश्चन कराए हैं। आज मैं वापस प्रकाश और ध्वनि के जो RBSE और NCERT की जो 6 से लेकर 10th की जो किताबें हैं उन किताबों में जो क्वेश्चन आए हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, वो मैं लेकर आपके सामने आए हैं। क्योंकि देखा जाए तो जो क्वेश्चन है ना वो है ना हमारे जो रीट में है ना RBSE और NCERT की किताबों में से ही उठते हैं। इसलिए मैं जो वो क्वेश्चन है ना वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ और हम आज उस आधार पर वापस इन क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है ना, तो हम देखते हैं, हम हमारा टाइम खराब किए बिना आगे हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, हमारा देखो पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से दर्पण में वैध दृष्टि क्षेत्र दिखता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, समतल, पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल दर्पण और चौथा है परवलय दर्पण। ठीक है, तो इसका आंसर होगा उत्तल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण कैसे होगा, वैध दृष्टि क्षेत्र दिखता है। वैध दृष्टि है ना, उत्तल दर्पण जो होते हैं ना, हम वो हमारे मतलब बाइक वगैरह जो वाहनों के पीछे का जो दृश्य देखने के लिए हम उसका उपयोग करते हैं। तो काफी दूर से जो हमारे वाहन आते हैं वो दिखाई किस दर्पण से देते हैं, उत्तल दर्पण से, क्योंकि इसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है। ठीक है, अब देखो दूसरा हमारा क्वेश्चन है, प्रकाश वेग सर्वाधिक होगा, किसमें होगा सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग सबसे ज्यादा पानी में होगा, कांच में होगा, निर्वात में होगा या ग्लिसरीन में होगा। तो इसका आंसर होगा निर्वात, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ प्रति मीटर होती है, मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश का वेग सर्वाधिक निर्वात में होता है। अब देखो हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या है, किस प्रभाव के कारण बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता। अब देखो बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, तो पहला ऑप्शन हमारा अपवर्तन, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, चौथा है विवर्तन। तो इसका आंसर अपवर्तन। अब देखो अपवर्तन क्यों होगा, क्योंकि अपवर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण होती है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो यदि वो विरल से सघन में जाती है तो विरल से सघन में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अभिलंब की ओर झुकने के कारण हमें जो वो सिक्का है ऊपर उठा हुआ दिखाई दे। बाल्टी के अंदर या सिक्का डाल दो या कोई छड़ डाल दो, छड़ हमको ऐसे ऊपर उठी हुई दिखाई देते, या कोई हम पारदर्शी गिलास ले लो, पारदर्शी गिलास के अंदर हम यदि छड़ डालेंगे तो यदि हम उसकी सीध के अंदर देखेंगे तो हमको वो छड़ बड़ी दिखाई देगी। बड़ी दिखाई देने का कारण क्या होता है कि अपवर्तन होता है। ठीक है, अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, यदि एक दर्पण की फोकस दूरी +60 यानी +60 सेमी है तो यह दर्पण होगा। यह कौन सा दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा या परवलय दर्पण होगा, समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। यह कौन सा दर्पण, इसका आंसर है उत्तल दर्पण। अब देखो उत्तल दर्पण क्यों होता है, उत्तल दर्पण इसलिए होता है कि ये देखो हमारा ये उत्तल दर्पण है। ठीक है, अब इस उत्तल दर्पण में क्या होता है कि हम कार्तीय चिन्ह हमने पढ़ रखे हैं। कार्तीय चिन्ह में क्या है, इधर तो होता है नेगेटिव, इधर होता है पॉजिटिव। अब उत्तल दर्पण में फोकस किधर होता है, फोकस इधर होता है, तो इधर इसका क्या हो गया पॉजिटिव, इसलिए उत्तल दर्पण हमारी ये प्लस। यदि ये नेगेटिव होता किसका होता, अवतल दर्पण का। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होगी। अब देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी, 0, 1, अनंत या इनमें से कोई नहीं, इसमें होगी अनंत। अब देखो अनंत की होगी, समतल दर्पण होता है ना, देखो समतल दर्पण में होता है क्या है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है ना, वो प्रतिबिंब हम उसके जितने सामने हमारे जितने सामने हम उसके आगे होते हैं ना, वो प्रतिबिंब उसके उतना ही पीछे बनता है। इसलिए इसका है ना एक समतल दर्पण इसकी फोकस दूरी अनंत मानी जाती है, अनंत ही होती है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। अब देखो इसका सूत्र क्या होता है कि अब देखो डायोप्टर किससे कहते हैं, ये लेंस की क्षमता मापने का एक सूत्र होता है। अब लेंस की क्षमता कैसे होती है कि कोई लेंस होता है जैसे उत्तल और अवतल लेंस, वो उत्तल जो प्रकाश किरणें होती है, उत्तल लेंस तो उसके क्या करता है, प्रकाश किरणों को फोकसित करता है और अवतल लेंस उस प्रकाश किरणों को फैलाता है, और फोकसित करने फैलाने की जो क्षमता होती है वो डायोप्टर कहलाती है। अब डायोप्टर देखो इसका सूत्र क्या होता है, P = 1/f। ठीक है, तो एक लेंस की क्षमता कितनी है, +2। आप P की जगह कितना लिख दिया, +2, तो हमको याद क्या करना, फोकस, तो फोकस इधर चला जाएगा, ये f इधर और 2 इधर आ गया। अब 1 में 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा, 0.5।
मीटर, ठीक है, आधा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेमी है तो बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए कि प्रतिबिंब वास्तविक एवं बिंब के आकार का बने। अब देखो इसका आंसर क्या है। अब इसका आंसर है कि इसकी फोकस दूरी कितनी है 15 सेमी, तो इसका होता है कि ये दुगना होता है, इसकी होगी 30 सेमी, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, एक 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बिंब अनंत पर रखा है तो आभासी प्रतिबिंब लेंस से दूरी होगी। अब देखो इसकी कितनी है, ये 20 सेमी है, तो ये 20 सेमी होगा। अब देखो ये कैसे होगा मैं बताता हूं। एक 20 सेमी फोकस दूरी के अवतल लेंस, हम कौन सा लेंस लेंगे, हम अवतल लेंस लेते हैं। देखो यहां समझाता हूं मैं, ठीक है, ये हमने अवतल लेंस ले लिया, ठीक है। अब क्या है, लेंस अवतल लेंस ले लिया, ये क्या बोल रहा है कि दूरी के अवतल लेंस के सम्मुख बीम यानी जो हम उसके सामने वस्तु है, बीम अनंत पर रखा। अब देखो हमने कोई बीम है वो अनंत पर रख दिया, ठीक है, यहाँ अनंत पर है। अब देखो इसका क्या, ये तो होता है प्रकाशिक केंद्र, और प्रकाशिक केंद्र ये F1 होता है और ये होता है F2, ठीक है। अब देखो ये अनंत से जो प्रकाश किरण आएगी तो ये क्या करता है, अवतल लेंस को फैलाता है, इसलिए इसमें आभासी बनता है, आभास होता है, ठीक है ना, वो फैलाएगा। तो इसमें फैलाएगा तो वो जो प्रतिबिंब बनेगा तो वो इधर बनेगा, क्योंकि आभासी होता है, वास्तविक नहीं होता है। और इसमें ना इस लेंस में जो वास्तविक होगा वो इधर बनेगा, ठीक है। अब इधर बनता है, इसलिए इसमें क्या 20 सेमी, तो इसकी फोकस दूरी कितनी है, इसकी फोकस दूरी यहां से यहां तक कितनी है 20 सेमी। ये F1 यहां पर 20 है तो यहां पर ये कितनी होगी 20, तो प्रतिबिंब यहां बनेगा ना, तो ये दूरी कितनी होगी 20, ये दूरी कितनी है 20, ये 20 होगी, ये कितनी होगी 20, इसका आंसर है 20। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है ना, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विरलन है कहलाती है, जिसमें संपीड़न और विरलन होता है, वह कौन सी तरंग है, वो तरंग है हमारी अनुदैर्घ्य तरंग। देखो अनुदैर्घ्य तरंग क्यों है, क्योंकि ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंग होती है, और अनुदैर्घ्य तरंग वो तरंग होती है जो कंपन, जिसका कंपन संचरण के अनुदिश होता है, ठीक है। तो संचरण के अनुदिश होगा तो उसमें संपीड़न और विरलन होगा, ठीक है, ऐसा होता है, ये संपीड़न और विरलन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, तरंग के वेग v और तरंग दैर्घ्य लैम्डा तथा आवर्ती के बीच संबंध है, इसमें संबंध कौन सा है, ठीक है। देखो ये संबंध, इसका आंसर तो ये है, ठीक है ना, v बराबर आवर्ती इंटू लैम्डा, ठीक है ना। अब देखो ये संबंध कैसे ज्ञात करते हैं, संबंध ज्ञात करते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है। दूरी कौन सी होती है, दूरी होती है दो संपीड़नों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, लैम्डा, ठीक है। और समय क्या होता है, समय होता है t, 1/t हो जाएगा, 1/t का मतलब हो गया आवर्ती, आवर्ती क्या होती है, आवर्तकाल की उल्टी व्युत्क्रम, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे, ये आवर्ती, और ये होगी चाल, चाल को क्या कहते हैं वेग, v बराबर लैम्डा आवर्ती, ठीक है, ये हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई का आवर्तकाल होता है। अब देखो ये किस सुई की बात कर रहा है, घंटे वाली सुई की, घंटे वाली सुई का आवर्तकाल मतलब एक चक्कर पूरा, आवर्तकाल किसे कहते हैं, एक पूरा चक्कर, ठीक है। तो घंटे वाली एक चक्कर पूरा कितने टाइम में करती है, 12 घंटे में, पूरे कितने घंटे, एक चक्कर 12 घंटे में, इसका आंसर है 12 घंटा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। देखो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस्म होती है, सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल, देखो ध्वनि की चाल, ध्वनि के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, और माध्यम सबसे ज्यादा चाल होती है ठोस में इसकी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा 13, घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल होता है। हमने पहले घंटे वाली किया, अब सेकंड वाली। अब देखो सेकंड वाली, 1 मिनट में पूरा आवर्तकाल हमारी, एक सेकंड वाली सुई मतलब 1 मिनट में पूरा चक्कर काट देती है, ठीक है। तो इसमें क्या, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 मिनट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक तरंग की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड तथा तरंग दैर्घ्य 50 सेमी है तो तरंग की आवर्ती होगी, ठीक है। अब देखो आवर्ती ज्ञात करने के लिए, अब देखो आवर्ती ज्ञात करना है हमको, तो आवर्ती ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र है ही, v बराबर, ठीक है, आवर्ती गुणा लैम्डा, ठीक है। अब देखो क्या है, इसमें क्या है कि चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। तो दोनों की ये इकाई सेम करनी है हमको, 350 मीटर प्रति सेकंड, तो तरंग की आवर्ती ज्ञात करनी है। आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा, v बटा लैम्डा, ठीक है, v बटा लैम्डा, आवर्ती बराबर v, वेग कितना है इसका 350 मीटर प्रति सेकंड, 350,
ठीक है, मीटर प्रति सेकंड है ये, और नीचे क्या है हमारी इसकी सेंटीमीटर में है 50 सेमी, 50 सेमी 50/100। अब इसको मीटर में बदल दिया तो ये मीटर में कितना हो गया 0.50 मीटर। ठीक है, तो यहां लिख देंगे 0.50 मीटर। ठीक है, ये इसका हो गया। अब इसको सरल करते हैं, सरल कर दिया इसे 100 से गुणा कर लेते हैं, 35,000 हो गया ये, और ये हो गया 50। ठीक है, ये 10 हट गया इसका, इसे ये कट गया, 5 से कितना हो गया 35, 708। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 700। और आवर्ती को मापते किसमें, हर्ट्ज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, कंपन करती हुई एक वस्तु का आवर्तकाल 0.025 है तो वस्तु के कंपन की आवृत्ति होगी। ठीक है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल व्युत्क्रम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/0.025। ठीक है, तो इसे 1000 से गुणा कर लेंगे, ये 1000 और ये हट जाएगा, तो ये कितनी हो जाएगी 25 × 100 40। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 40 हर्ट्ज। आवर्ती को इसमें मापते हैं हर्ट्ज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्रति सेकंड समय में पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो हमने कर ही लिया पहले, दोलनों या कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवर्ती। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रतिध्वनि सुनने के लिए हमारे कान तक ध्वनि कम से कम कितने समय बाद पहुंचनी चाहिए। तो इसका आंसर है 0.1। मतलब है कि ध्वनि हम जो बोलते हैं वो टकराती है किसी, मतलब किसी दीवार से किसी और से टकराती है, और टकराने के बाद उसमें कितना समय बाद में हमें प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो उसका आंसर है 0.1। ठीक है, हमने आज ये क्वेश्चन कर लिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना। और हम कल हम अगला टॉपिक लेंगे, उसका टॉपिक का नाम होगा बल, गति एवं ऊर्जा। ठीक है, उससे संबंधित जो रीट में क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चनों को कल हल करेंगे। चलो दोस्तों, नमस्कार, कल मिलते हैं।